ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग आज अपना नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो म्यूटेशन, जनरल इंट्रोडक्शन एंड कॉजेज। उत्परिवर्तन क्या होते हैं, ये किस तरह से उत्पन्न होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उत्परिवर्तन के बारे में डिटेल से हम यहाँ पर बात करेंगे। 2-3 वीडियोस में उत्परिवर्तन के डिफरेंट टाइप्स हम यहाँ बात करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की हम बात करें म्यूटेशन की, तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ह्यूगो डी व्रीज वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने इनकी परफेक्ट डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है कि जीवों में होने वाले अचानक परिवर्तन जो वंशागत होते हैं, यानी कि जीवों में इस तरह के परिवर्तन होते हैं उसके जीन या क्रोमोसोम में या डीएनए में, ऐसे परिवर्तन जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं, हेरिटेट होते हैं, उन अकस्मात होने वाले इन परिवर्तनों को जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं उन्हें उत्परिवर्तन नाम दिया। उत्परिवर्तन जो है वो इवोल्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, नई जातियों की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। म्यूटेशन का मतलब है चेंज इन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ओवर ए जीन ओवर ए क्रोमोसोम, यानी कि कोई भी डीएनए है उस डीएनए की न्यूक्लियोटाइड, मान लो ये है न्यूक्लियोटाइड, यहाँ जी की जगह यहाँ पर सी आ जाए, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो एक सिंगल बेस पेयर में परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो मल्टी बेस पेयर में परिवर्तन हो रहा है, तो वो जो परिवर्तन है, जो बेस पेयर चेंज हो रहा है और वो अकस्मात हो रहा है, अचानक हो रहा है, ये म्यूटेशन है। या क्रोमोसोम का कोई हिस्सा टूट रहा है, कोई क्रोमोसोम में एडिशन हो रहा है, या इन्वर्जन हो रहा है, या ट्रांसलोकेशन हो रहा है क्रोमोसोम में, ये सब म्यूटेशन की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम बायोलॉजी में बात करें तो म्यूटेशन परमानेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो वापस रिवर्स हो जाएगा, नहीं, म्यूटेशन परमानेंट होते हैं। म्यूटेशन जो है वो एक बार होने के बाद उसमें वापस परिवर्तन नहीं होगा, वो नया ही म्यूटेशन होगा, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस नहीं जाएगा। तो ये परमानेंट म्यूटेशन होते हैं, परमानेंट रूप से न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो परिवर्तन हो जाती है। किसी भी जीव की, वायरस की, या फिर जो प्लाज्मिड है उसके सीक्वेंस में परिवर्तन होकर म्यूटेशन उत्पन्न हो सकता है। म्यूटेशन डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान उत्पन्न होने वाला एक एरर है। एरर का मतलब एक कमी है कि जब रेप्लिकेशन होता है तो हम सब लोग जानते हैं रेप्लिकेशन के दौरान न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होता है। जब रेप्लिकेशन नया डीएनए से डीएनए बनता है, नए डीएनए अपना नया डीएनए बनाता है, तो उस प्रक्रिया को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। तो रेप्लिकेशन की क्रिया के दौरान जब एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है तो उस टाइम मिस बेस पेयरिंग हो जाती है। कई बार एडिशन जो है वो डिलीशन हो जाता है, कई बार एक्स्ट्रा एडिशन हो जाता है। तो रेप्लिकेशन के दौरान जो एरर उत्पन्न होता है वो एरर क्या कहलाएगा, म्यूटेशन कहलाएगा। या फिर सेल में डीएनए डैमेज हो गया, कई बार जो डीएनए डैमेज होता है उस डीएनए को रिपेयरिंग कर ली जाती है और डीएनए को नॉर्मल कर लिया जाता है। लेकिन जिस डीएनए सीक्वेंस में जो डीएनए डैमेज हुआ है उसमें म्यूटेशन हो गया है, उसकी रिपेयरिंग नहीं होती है और वो जो डैमेज डीएनए है वो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होता है। तो ये जो डीएनए डैमेज हो गया है वो कोई आपका रेडिएशन के कारण हो गया है, जैसे कार्सिनोजेन जो कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक है उनकी वजह से डीएनए में डैमेज हो सकता है। जो डीएनए में उसकी वजह से, रेडिएशन की वजह से, या आयोनिक रेज की वजह से, या कार्सिनोजेनस कंपाउंड की वजह से अगर डीएनए डैमेज हो रहा है तो उस डीएनए की रिपेयरिंग नहीं होती है और वो रिजल्ट है म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। तो इतनी सारी बातें पढ़ने के बाद जो निचोड़ है इस डेफिनेशन का वो यही है कि जीवों में होने वाले ऐसे अकस्मात परिवर्तन जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं, ह्यूगो डी व्रीज वैज्ञानिक ने उसे उत्परिवर्तन नाम दिया है। दूसरी बात, उत्परिवर्तन इवोल्यूशन में, जैव विकास में, नई जातियों की उत्पत्ति में उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो ह्यूगो डी व्रीज आए जनरल म्यूटेशन थ्योरी को प्रपोज किया है 1940
14 में सबसे पहले टर्म म्यूटेशन ह्यूगो ड्यूब्रिज वैज्ञानिक ने दी है। इसके अनुसार ये एक तरह की इंट्रासेलुलर वेरिएशन है जो डीएनए में उत्पन्न होती है। मूलर ने भी आर्टिफिशियली ट्रांसम्यूटेशन ऑफ द जीन थ्योरी प्रस्तुत की है और म्यूटेशन को लेकर मूलर का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्होंने ड्रोसोफिला पर एक्सरे म्यूटाजेनेसिस द्वारा अपना प्रयोग म्यूटेशन की क्रिया को साबित करने के लिए किया है। ड्रोसोफिला पर जो प्रयोग किया है इन्होंने इस एक्सरे का ट्रीटमेंट देकर, तो उन्होंने कहा कि सिंगल प्रयोग में भी 50% तक म्यूटाजेनेसिस जो है वो ड्रोसोफिला उत्पन्न हो जाती है। ह्यूगो ड्यूब्रिज कौन है? बहुत महत्वपूर्ण नाम है। म्यूटेशन को हम पढ़ेंगे तो इनका नाम लेना हमें बहुत ज़रूरी है, इनका जिक्र करना ज़रूरी है। तो ये ह्यूगो ड्यूब्रिज वैज्ञानिक हैं। इन्होंने इवनिंग प्रिमरोज यानी ओइनोथेरा लमार्कियाना एक पादप है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है फ्लावर उसका येलो कलर का, इस पौधे पर अपने सारे प्रयोग किए हैं। 1848 में इनका जन्म हुआ है। 1935 पे इनकी डेथ होगी। ये डच वैज्ञानिक है। ये पहले एक आनुवंशिकी वैज्ञानिक है जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण काम किया है। इसके अलावा इनको मुख्य रूप से कंसेप्ट ऑफ जीन के लिए रीडिस्कवरी ऑफ लॉ ऑफ हेरिडिटी इन 1819 जब जॉर्ज मॉडल जो है वो अनअवेयर थे, उस हेरिडिटी लॉ का भी इन्होंने रीडिस्कवरी की है। इन्होंने म्यूटेशन टर्म दी है और म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी इन्होंने प्रतिपादित की है। तो इस काम के लिए इन्होंने केवल म्यूटेशन ही नहीं, जेनेटिक्स में कई महत्वपूर्ण काम इन्होंने किए हैं। तो दो चीज़ें इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंट्रोड्यूसिंग द टर्म ऑफ म्यूटेशन एंड डेवलपिंग ए म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ये दोनों ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया है? बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये बेसिक प्रश्न पूछा जाता है। थोड़ा आप हायर लेवल पर जाएंगे तो आप थोड़ा हायर लेवल के एग्ज़ाम आप देंगे तो ये पूछेंगे कि जो है ह्यूगो ड्यूब्रिज ने उत्परिवर्तन के दौरान कौन से पौधे पर काम किया है। तो पौधा कौन सा है? इवनिंग प्रिमरोज ओइनोथेरा लमार्कियाना, इसका वनस्पति नाम है, बॉटनिकल नेम है। ये डच यानी हॉलैंड के प्रमुख प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्होंने इवनिंग प्रिमरोज पर अपना प्रयोग किया है। उन्होंने देखा कि उन्होंने दो स्पष्ट किस्में ली, लेकिन ये किस्में जिनमें तने की लंबाई, पत्तियों की आकृति, पुष्पों की आकृति, रंग में स्पष्ट भिन्नताएं थी। इन्होंने ये देखा कि जब ये जो भिन्नताएं दो तरह की किस्मों में थी, ये भिन्नताएं केवल एक पीढ़ी में नहीं दिख रही है। जैसे जैसे इनकी आप पीढ़ियाँ लेते जा रहे हैं ये विभिन्नताएं स्थिर बनी हुई है। तो म्यूटेशन स्थिर होते हैं। तो ये स्थिर जो म्यूटेशन है, उन्होंने कहा इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये जो विभिन्नता है वो पीढ़ी दर, अगर कोई नई विभिन्नता उत्पन्न हो रही है तो उसमें नया म्यूटेशन हो रहा है। तो वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नता उत्पन्न हो रही है वो म्यूटेशन के कारण हो रही थी। इन्होंने इन्हें प्राइमरी स्पीसीज कहा है। इनके अंदर आकस्मिक यानी सडन जो वंशागत परिवर्तन थे उन्हें उत्परिवर्तन, ह्यूगो ड्यूब्रिज ने उनको क्या कहा है? उत्परिवर्तन कहा है। और 1901 में उन्होंने इस काम को लेकर उत्परिवर्तन सिद्धांत म्यूटेजेनिक थ्योरी प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा कि नई जीव जातियों का विकास लक्षणों में छोटी छोटी एवं अस्थिर विभिन्नताएं प्राकृतिक चयन, जो अस्थिर विभिन्नताएं जो प्राकृतिक चयन के कारण होती है, जैसा डार्विन ने बताया था, तो वो यहाँ पर नहीं होती है कि म्यूटेशन कभी भी अस्थिर नहीं हो सकता। जिस तरह से जिस तरह से डार्विन हुए या फिर मेडल हुए, उन्होंने जो म्यूटेशन का डेफिनेशन दिया उनको उन्होंने पूरी तरह से खंडित किया और वो कह रहे हैं कि म्यूटेशन अस्थिर नहीं होकर स्थिर होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। उत्परिवर्तन प्राकृतिक प्रवृत्ति है और लगभग सभी जीव जातियों में पाए जाते हैं। ये इंटरमिनेट होते हैं, निश्चित नहीं होता कि उत्परिवर्तन होगा, ये अनिश्चित होता है, कभी भी हो सकता है उत्परिवर्तन। और जब ये उत्परिवर्तन प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से होते हैं, हम करते हैं, तो ये दोनों तरह के हो सकते हैं, लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। लाभदायक म्यूटेशन होने की संभावना कम रहती है, 0.01% है, और 99% जो म्यूटेशन होते हैं वो हानिकारक होते हैं। आजकल हम लोग म्यूटाजेनेसिस ब्रीडिंग द्वारा कई तरह की किस्मों का उत्पादन भी कर रहे हैं। कई तरह की चावल है, गेहूँ हैं, सरसों हैं, उनकी किस्मों का उत्पादन म्यूटाजेनेसिस हाइब्रिडिंग द्वारा किया गया है।
तो कृत्रिम रूप से भी म्यूटाजेनेसिस का कई उपयोग किया जा रहा है, खासकर प्लांट ब्रीडिंग में नई किस्मों को विकसित करने में। म्यूटाजेनेसिस एक अंग में हो सकता है, यानी आपके एक हाथ है उसमें हो सकता है, या पूरी बॉडी में और भी अंगों में म्यूटाजेनेसिस हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है। एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में म्यूटेशन अलग अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही जाति है तो उसमें सेम म्यूटेशन होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। एक ही जाति के सदस्यों में म्यूटेशन जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, और इस प्रकार एक जनक या पूर्वज जाति से अनेक मिलती जुलती नई जातियों की उत्पत्ति संभव है। यानी कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि म्यूटेशन का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो इवोल्यूशन में है। तो म्यूटेशन के दौरान अगर एक ही जाति के सदस्यों में कई पीढ़ी दर पीढ़ी म्यूटेशन उत्पन्न होते रहते हैं, तो ऐसा एक स्टेज आती है, वो जाति अपने पूर्वज जातियों से काफ़ी भिन्न हो जाती है और इस तरह से एक नई जाति बनती है। म्यूटेशन जर्म प्लाज्म में उत्पन्न होते हैं, इस कारण ये वंशागत होते हैं, है ना। साइटोप्लाज्म में ना होकर किस में होते हैं, जर्म प्लाज्म में होने के कारण म्यूटेशन वंशागत होते हैं। ये ह्यूगो ड्यूबरिज की थ्योरी जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए आप लोग इसमें हाथ शॉर्ट में उनको देख लें। म्यूटेशन फर्स्ट नंबर है, म्यूटेशन और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन आर रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए म्यूटेशन रॉ मटेरियल है। दूसरा है ये सडन अपीयर होते हैं। डार्विन ने कंटिन्यूअस वेरिएशन और फ्लक्चुएशन कहा है, म्यूटेशन डू नॉट रिवॉल्व अराउंड द मीन एंड नॉर्मल कैरेक्टर ऑफ द स्पीसीज। द सेम टाइप ऑफ म्यूटेशन कैन अपीयर इन ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज। ठीक है, एक इंडिविजुअल में सेम टाइप ऑफ म्यूटेशन भी उत्पन्न हो सकते हैं। म्यूटेशन जितने भी होंगे वो इनहेरिटेबल यानी वंशागत होंगे। म्यूटेशन अपीयर इन ऑल कन्वेंशनल डायरेक्शन। यूजफुल म्यूटेशन आर सिलेक्टेड बाय नेचर, है ना, और लीथल म्यूटेशन आर एलिमिनेटेड। यानी कि जो काम के म्यूटेशन होते हैं वो नेचर द्वारा सिलेक्ट कर लिए जाते हैं, और जो हानिकारक म्यूटेशन होते हैं वो नेचर द्वारा सिलेक्ट नहीं किए जाते हैं, इस कारण उनकी डेथ हो जाती है और स्पीसीज खत्म हो जाती है। म्यूटेशन के कारण नई जातियों का विकास भी होता है। इवोल्यूशन में भी म्यूटेशन का महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये थ्योरी ऑफ म्यूटेशन थी, ह्यूगो ड्यूबरिज ने इसको प्रस्तुत किया है। हम सब लोग जानते हैं कि मॉर्गन का योगदान भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने ह्यूगो ड्यूबरिज के विचारों से असहमति जताते हुए 1909 में ड्रोसोफिला पर अपना प्रयोग किया है, और उन्होंने कहा कि उत्परिवर्तनों को आकस्मिक रूप से होने वाले परिवर्तन बताए जो जीन या गुणसूत्र में होते हैं, कि वो यहाँ कहाँ होंगे, या तो जीन में होते हैं या फिर क्रोमोसोम में होने वाले ये परिवर्तन होते हैं। उन्होंने कहा कि जो म्यूटेशन जननिक होते हैं, जो जेनेटिक साइल में जो म्यूटेशन होगा वही वंशागत होते हैं, दूसरे म्यूटेशन वंशागत नहीं होते हैं। ये प्रभावी और अप्रभावी यानी रिसेसिव और डोमिनेट दोनों तरह के हो सकते हैं। डोमिनेट म्यूटेशन जो होता है वो अगली पीढ़ी में प्रकट हो जाता है, यानी कि अगर किसी भी जीव है उसकी संतति में क्रोमोसोम नंबर में चेंज हुआ या उसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज होता है, अगर वो म्यूटेशन डोमिनेट है तो उसकी संतति में फर्स्ट जो प्रोजनी बनेगी उसमें वो क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। जैसे किसी का सफ़ेद आँख का बनना, कि उसकी आंखें तो ड्रोसोफिला में पहले सफ़ेद नहीं थी, लेकिन उसकी आँख में इस तरह से उसकी जीन में म्यूटेशन हुआ कि जो पहली पीढ़ी बनी वो सफ़ेद बनी। वो इसलिए सफ़ेद बनी उसकी आँखें क्योंकि उसमें म्यूटेशन अपीयर हुआ। और दूसरे म्यूटेशन होते हैं अप्रभावी यानी रिसेसिव, वो कई पीढ़ियों तक बने रहते हैं, वो अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं, लेकिन कई बार रिसेसिव म्यूटेशन भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। तो रिसेसिव म्यूटेशन जब अपने आप को प्रकट करते हैं तो वो लीथल ज़्यादा होते हैं। घातक उत्परिवर्तन प्राय अप्रभावी होते हैं। उत्परिवर्तन की दर रेडिएशन, केमिकल म्यूटाजेनेसिस और वातावरणीय दशाओं आदि कारकों पर भी निर्भर करती है। उत्परिवर्तन शरीर के सभी लक्षणों को प्रभावित कर सकते हैं। उत्परिवर्तन एवं जैव विकास उत्परिवर्तन क्रिया को सीधे प्रभावित करते हैं। क्यों प्रभावित करते हैं जैव विकास को? क्योंकि उत्परिवर्तन बहुत ही अल्प समय में हो जाते हैं, अतः ये जैव विकास में महत्वपूर्ण यानी सडन होने वाली घटना है, इस कारण ये इवोल्यूशन में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। संयोजी कड़ियों की उपस्थिति को उत्परिवर्तन सिद्धांत द्वारा सहज ही समझा जा सकता है, यानी कि रेप्टाइल और रेबीज आपस में एक दूसरे के मानते हैं ना, सहजीवी, एक दूसरे के उनके बीच का जो है सहजीवन संबंध, सहजीवी कड़ी उनके बीच में पाई जाती है। तो ऐसा मानते हैं कि उन जीवों में म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन होने से एक नई जाति का क्या हो गया है, विकास हो गया है।
डॉबझास्की के अनुसार जीव को वातावरण के प्रति अनुकूल बनाने वाले उत्परिवर्तन नेचुरल सिलेक्शन द्वारा शीघ्र ही जीनिक संरचना में संकलित हो जाते हैं। इस प्रकार उत्परिवर्तनों का जैव विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। उत्परिवर्तन के कारण तापक्रम जनन कोशिकाओं में एक लिमिट तक वो कोशिकाएं तापक्रम सहन करती है। अगर आप तापक्रम को या टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उत्परिवर्तन होने की दर बढ़ जाती है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं हायर टेम्परेचर पर डीएनए टाइमेज हो जाता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन हो सकता है जो उत्परिवर्तन का मुख्य कारण बनता है। कई तरह के रासायनिक फॉर्मेल्डिहाइड, पेरोक्साइड, नाइट्रस अम्ल आदि उत्परिवर्तन की दर में वृद्धि कर सकते हैं, जिन्हें हम म्यूटाजेनेसिस कहते हैं। उत्परिवर्तन जन वे कारक जो उत्परिवर्तन की दर को बढ़ाते हैं उन्हें म्यूटाजेनेसिस कहा जाता है। कई तरह के विकिरण जैसे एक्सरे, गामा रेज, बीटा, अल्ट्रावायलेट रेज भी उत्परिवर्तन की दर में वृद्धि करते हैं। हम सब लोग जानते हैं मूलर ने अपने प्रयोग विकिरणों पर, रेडिएशन पर किए थे। एक्सरे और खासकर उन्होंने एक्सरे ड्रोसोफिला पर जो अपना प्रयोग किया था वो एक्सरे को लेकर किया था। वायुमंडल में असाधारण रूप से होने वाले परिवर्तन, यानी कि जो परिवर्तन हम लोग अपने एनवायरनमेंट में देख रहे हैं, ये जो परिवर्तन होते हैं जिनके कारण स्पीसीज अपने आप को सहन नहीं कर पाती है, तो उसमें इंटरनली रूप से परिवर्तन हो जाते हैं। तो वातावरणीय परिवर्तन भी उत्परिवर्तन की दर को बढ़ाते हैं। म्यूटाजेनेसिस कौन कौन से बीटा हो सकते हैं? स्पॉटेनियस यानी अकस्मात होने वाले परिवर्तन है। ये यूवी लाइट के कारण, यूवी लाइट में जो थाइमन डाइमर जो बन जाता है यूवी रेज के कारण डीएनए में, तो ये सडन होने वाले परिवर्तन हैं। इंड्यूस्ड, हम सब मैंने आप लोगों को पहले भी बात की कि प्लांट ब्रीडिंग में हम लोग जब बात करते हैं तो हम कई ऐसी किस्मों का उत्पादन कर रहे हैं जो म्यूटेशन द्वारा किया जाता है। तो इंड्यूस जो है मुख्य रूप से रेडिएशन जो होती है, खासकर एक्सरे का गामा रेज या फिर केमिकल्स जो है उसका ट्रीटमेंट करके डीएनए या क्रोमोसोम में परिवर्तन किया जा सकता है। इसको हम इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहते हैं। कई तरह के म्यूटाजेनेसिस हैं जो म्यूटेशन को उत्पन्न करते हैं, जैसे एक्सरे, गामा रे, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, कॉस्मिक रेज, यूवी रेज और कई तरह के केमिकल्स हैं जो म्यूटेशन उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें हम म्यूटाजेनेसिस कहते हैं। म्यूटेशन के कई प्रकार हैं जिनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ केवल मैंने एक टेबल बनाई है ताकि आप लोग इस बेसिक को समझने के बाद ये समझें कि म्यूटेशन के क्या प्रकार हो सकते हैं। खासकर म्यूटेशन के दो बड़े प्रकार हम पढ़ेंगे जो आपके कोर्स में है, जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोम म्यूटेशन। अगर जीन लेवल पर म्यूटेशन हो रहा है तो उसको हम जीन म्यूटेशन कह रहे हैं। अगर क्रोमोसोम में किसी तरह का परिवर्तन, डिलीशन, एडिशन या ट्रांसलोकेशन हो रहा है तो उसको हम क्रोमोसोम म्यूटेशन कहेंगे। जीन म्यूटेशन का मतलब है यहाँ तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज होगा या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन होगा। पॉइंट म्यूटेशन, जिसमें हम तीन तरह की म्यूटेशन की हम बात करेंगे, साइलेंट, मिससेंस और नॉनसेंस की। फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन में हम एडिशन और डिलीशन की बात करेंगे। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन की यहाँ हम डिटेल में बात की जाएगी। तो ये टाइप ऑफ म्यूटेशन है, हम अगले वीडियो में 1 बाय 1 इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो म्यूटेशन है उसको बेसिक को समझिए कि म्यूटेशन क्या होता है। ह्यूगो डी व्रिस ने म्यूटेशन को लेकर एक थ्योरी प्रस्तुत की थी जिसकी हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है। तो म्यूटेशन जो है प्रकृति में होने वाले अकस्मात परिवर्तन है, सडन होने वाले परिवर्तन है जो वंशागत होते हैं। पहली बात ध्यान में रखनी है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। तो ऐसे परिवर्तन जो अकस्मात होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक रूप से वो वंशागत होते हैं, उनको हम उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन शब्द या म्यूटेशन शब्द ह्यूगो डी व्रिस नामक वैज्ञानिक ने दिया है। मूलर ने इन पर कई प्रयोग म्यूटेशन को लेकर किए हैं, उनकी बात भी हमने यहाँ पर की है। ह्यूगो डी व्रिस के प्रयोग की भी हमने यहाँ पर बात की है। तो म्यूटेशन जो होते हैं वो लाभदायक और हानिकारक दोनों हो सकते हैं। अधिकतर म्यूटेशन हानिकारक होते हैं और कुछ म्यूटेशन लाभदायक भी होते हैं। आजकल मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि प्लांट ब्रीडिंग में हम नई फसलों के उत्पादन में, नई किस्मों, नई वैरायटियों के उत्पादन में हम इंड्यूस म्यूटेशन के द्वारा कई किस्में उत्पन्न कर रहे हैं और जिनकी सक्सेसफुली उन किस्मों को खेती की जा रही है। ऐसे कई एग्जाम्पल है। जब मैं प्लांट ब्रीडिंग आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो वहाँ बताऊंगी कि हमने म्यूटाजेनेसिस ब्रीडिंग से कौन कौन सी किस्में उत्पन्न कर ली है।
दूसरी बात है कि नई जाति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, यानी कि जो इवोल्यूशन है उसमें म्यूटेशन का महत्वपूर्ण योगदान है। जो नई जाति की उत्पत्ति होती है पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर म्यूटेशन हो रहा है तो एक ऐसी स्थिति आती है कि वो अपने पूर्व से वो जाति बिल्कुल भिन्न हो जाती है। तो नई जातियों की उत्पत्ति में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। म्यूटेशन उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं उनको हम म्यूटाजेनेसिस कहते हैं। ये क्या हो सकते हैं? ये यूवी रेज हो सकती है, केमिकल्स हो सकते हैं, या फिर इसको हम म्यूटेशन को स्पॉटेनियस हो सकता है या फिर इंड्यूस किया जा सकता है। तो आप लोग इनको बेसिक को अच्छे से समझिए म्यूटेशन का, ताकि जब हम लोग आगे इसके टाइप्स पढ़े तो आप आसानी से उनको समझ सकें। थैंक यू।